वेलकम फ्रेंड्स, निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आशुतोष सिंह जियोग्राफी का 16 लेक्चर लेके आया हूँ। 16वां लेक्चर है ये। अब आपको ध्यान रखना है, जियोग्राफी कंटिन्यू है और पिछले 15 लेक्चर अगर आप चैनल में जाएंगे और प्लेलिस्ट में देखेंगे तो भारत का भूगोल प्लेलिस्ट में 15 के 15 लेक्चर अपलोड हैं। कोई भी डाउट हो तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ऊपर जो आई बटन दिख रही है उस आई बटन में भी आप क्लिक करेंगे तो वो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। हमने चालू किया था दोस्तों भारत के भौगोलिक विभाजन से, और हमने 4 भौगोलिक विभाजन देखे थे, जिसमें पहला था उत्तर की विशाल पर्वतमाला, दूसरा था आपका उत्तर का विशाल मैदान, फिर तीसरा था प्रायद्वीपीय पठार और चौथा था तटीय प्रदेश। तो आज का लेक्चर जो है वो है दोस्तों किस पे? तटीय प्रदेश पे। आज हम देखेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्यों में तटीय प्रदेश क्या है, विस्तृत है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता दूं, जो उत्तर की विशाल पर्वतमाला है उसमें वो भाग कवर होगा जितना भाग हिमालय और उसकी श्रेणियां कवर करती हैं। उत्तर के विशाल मैदान में गंगा, यमुना तथा उसकी सहायक नदियों और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया मैदान क्या होगा, शामिल होगा। प्रायद्वीपीय पठार की बात करेंगे तो उसके अंतर्गत दक्कन का पठार, मालवा का पठार, मतलब ऐसे भाग जो पहले ज्वालामुखी के निकले हुए लावा के जमाव से जो पठारी भाग बना उसे हम क्या पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठार में। अब आएंगे हम तटीय प्रदेश। तटीय, तट से अर्थ क्या निकलता है, कोने से लगा हुआ। ठीक है, जैसे किसी नदी के किनारे या किसी समुद्र के किनारे, इन्हें हम क्या बोलेंगे, तट बोलेंगे। अब तटीय प्रदेश की बात करेंगे तो हम ऐसे क्षेत्र के बारे में बात करेंगे जो समुद्र से लगते हों। ठीक है, तो दोस्तों एक क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य समुद्र से सीमा बनाते हैं, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं भारत के तटीय प्रदेश के बारे में। तो जो तटीय प्रदेश है उसको हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक पश्चिमी तटीय प्रदेश और एक पूर्वी तटीय प्रदेश। पश्चिमी तटीय प्रदेश और पूर्वी तटीय प्रदेश दोनों जो प्रायद्वीपीय भारत है, अगर हम बात करेंगे, ये अगर प्रायद्वीपीय पठार है पूरा, क्लियर, तो इसके जो पश्चिम वाला भाग है वो क्या कहलाएगा, पश्चिमी तटीय प्रदेश। ये लाइनिंग आपको दिख रही है। और इसके पूरब वाला भाग क्या कहलाएगा आपको, पूर्वी तटीय प्रदेश कहलाएगा। अब कुछ जानकारी आपको मेंस के हिसाब से बताना चाहूंगा, मेंस में लिखने के लिए आता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछता है कि जो पश्चिमी तटीय प्रदेश है, जो पश्चिमी तटीय प्रदेश है वो पूर्वी तटीय प्रदेश की अपेक्षा कम चौड़ा है या ज्यादा चौड़ा है, पहला सवाल ये हुआ। दूसरा सवाल इसमें क्या बनता है कि जो पश्चिमी तटीय प्रदेश है यदि हम उसकी लंबाई या चौड़ाई देखें, चौड़ाई तो दक्षिण और उत्तर में देखेंगे तो क्वेश्चन ये बनेगा कि पश्चिमी तटीय प्रदेश दक्षिण में ज्यादा चौड़ा है या उत्तर में ज्यादा चौड़ा है। फिर तीसरा क्वेश्चन बनेगा इसी तरह पूर्वी तटीय प्रदेश को लेकर कि ये दक्षिण में ज्यादा चौड़ा है कि उत्तर में ज्यादा चौड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन क्या है आपके बनते हैं। चौथा क्वेश्चन जो इसमें बनता है कि इन तटीय प्रदेशों का निर्माण कैसे हुआ, क्लियर। तो ये सब आपके क्या बन सकते हैं, मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जो आपके प्री के क्वेश्चन बनेंगे या 1 लाइन फैक्ट वाले क्वेश्चन बनेंगे तो इसमें आपके क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा कोरोमंडल तट से संबंधित, गोलकुंडा, उत्कल तट, मालाबार तट, कन्नड़ तट, कोंकण तट, काठियावाड़ तट। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, यदि क्वेश्चन पूछता है कि पुलिकट झील किस तट पर स्थित है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पुलिकट झील कहां पे है, चेन्नई के उत्तर में स्थित है। और चेन्नई कहां है, तमिलनाडु में। अब यदि इस नक्शे में देखेंगे तो तमिलनाडु किस तट में आ रहा है, कोरोमंडल तट में। तो पुलिकट झील कहां होगी, कोरोमंडल तट में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक झील आपकी उड़ीसा में है, चिल्का झील, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि चिल्का झील किस तट में स्थित है। तो अपन उड़ीसा देखेंगे, उत्कल तट आता है उड़ीसा में, तो आपकी चिल्का झील किस तट में होगी, उत्कल तट में होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं तटीय प्रदेश की। तो आपको मैं पहला सीधा सा पॉइंट बताता हूं कि जो पश्चिमी तट है, जो पश्चिमी तट है वो कम चौड़ा है किससे, पूर्वी तट से। ये आपका क्या बन गया, पॉइंट बन गया। पश्चिमी तट पूर्वी तट से क्या है, कम चौड़ा है, मतलब जो पूर्वी तट है अधिक चौड़ा है और जो पश्चिमी तट है वो सकरा है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, ये पहला पॉइंट आपका बन गया। फिर यदि हम उत्तर दक्षिण की विस्तार करते हैं तो अपन देखिए एक डायग्राम बनाते हैं, एक इधर और एक उधर बनाते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं।
तो अपन देख रहे हैं कि उत्तर की ओर चौड़ाई क्या है, ज्यादा है, तथा दक्षिण की ओर चौड़ाई क्या है, कम होती जा रही है। मतलब अगर पश्चिमी तट की बात करें तो पश्चिमी तट उत्तर में क्या है, ज्यादा चौड़ा है और दक्षिण में कम चौड़ा है। नर्मदा व ताप्ती नदी के मुहाने के पास इसकी चौड़ाई दोस्तों 80 किलोमीटर तक मिलती है, ठीक है। जबकि इसकी औसत चौड़ाई कितनी है, तो इसकी औसत चौड़ाई कितनी है, 50 किलोमीटर। औसत कितनी है, 50 किलोमीटर। उत्तर में कितना मिलता है ये, 80 किलोमीटर तक, और कहीं कहीं पर इसकी चौड़ाई 30 किलोमीटर तक भी दिखाई देती है, ठीक है। तो देखिए मैक्सिमम 80 हो गया, मिनिमम 30 हो गया, और औसत कितना है, 50 किलोमीटर। इसी तरह अब हम किसकी बात करेंगे, पूर्वी तट। तो पूर्वी तट दोस्तों पश्चिमी तट से क्या है, अधिक चौड़ा है। अगर इसकी हम चौड़ाई की बात करें तो ये देखेंगे अपन 150 से 200 किलोमीटर की चौड़ाई तक दिखाई देगा दोस्तों, क्योंकि यहां पर इस पूर्वी तट को कई नदियों ने काटकर एक बृहद मैदान का निर्माण किया है, डेल्टा बनाया है, जहां पर ये तट क्या हो गए हैं, काफी लंबे हो गए। जैसे बात करें महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, इन नदियों ने इस पूर्वी जो घाट था उसको काट के क्या बनाया है, मैदानी प्रदेश, ठीक है। तो अब इस तट की बात करेंगे तो यह तट कहीं कहीं पर सकरा मिलता है, कहीं कहीं पर क्या मिलता है, चौड़ा मिलता है। जैसे अगर उड़ीसा में बात करें तो उड़ीसा में इस तट की चौड़ाई दोस्तों लगभग 120 से 130 किलोमीटर तक अपन को दिखाई देगी। यहीं पे बात करें कि गोदावरी नदी बेसिन व कृष्णा नदी बेसिन के पास इस तट की चौड़ाई आपको 40 से 50 किलोमीटर तक दिखाई देगी। तो ये क्या था, इस तट की चौड़ाई को लेकर बात। अब बात करते हैं इस तट का निर्माण कैसे हुआ दोस्तों। तो इस तट का निर्माण 2 प्रक्रियाओं से हुआ है। पहली प्रक्रिया क्या, कि जो सागर की लहरें उठकर आती थी, ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, एक भूखंड है यहां से यहां तक। अब सागर की लहरें उठ के आती हैं तो ये क्या है, फोर्स के साथ अंदर तक प्रवेश करती हैं, तो किनारों को क्या करती हैं, उठे हुए भागों को काट के समतल मैदान का निर्माण करती हैं। तो पहला क्या कारण है इस तटीय मैदान के निर्मित होने का, पहला कारण है जो सागरीय तरंगे, वो पहला कारण बनाती हैं। और दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण कि जो यहां पर पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है, तो यहां से जो नदियां निकलती हैं वो अधिकतर क्या होती हैं, तीव्र गामी होती हैं। उनकी स्पीड क्या होती है, तेज होती है, क्योंकि ढाल क्या होता है, तेज होता है। तो जो पहाड़ों से वो अवसाद काट कर लाती हैं, यहां पश्चिमी घाट से अवसाद काट कर लाएंगी और यहां पर इसके पूरब से निकल के जो अवसाद लाएंगी यहां बहाएंगी। इस अवसाद को भी वो समुद्र में गिरने से पहले क्या करती हैं, निक्षेपित करती हैं, जिससे होता है तट का निर्माण, ठीक है। अब तट इंपॉर्टेंट क्यों है, तो दोस्तों तट कई चीजों से इंपॉर्टेंट हैं। ये इंपॉर्टेंट है जैव विविधता के लिए भी, सामाजिक रीजन से भी और आर्थिक रीजन से भी। जैसे हम बात करते हैं जैव विविधता के लिए, तो दोस्तों इन तटों पर क्या पाए जाते हैं, कई विशेष प्रकार के जीव, पक्षी व छोटे छोटे एक कोशीय जीव भी पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर सागर और स्थल का मिलन है। सागर का नमकीन पानी और स्थल का क्या, मीठा पानी मिलता है, तो वहां पर एक नई प्रजातियों का क्या होता है, जन्म होता है। आपको ऐसी प्रजातियां कहां दिखेंगी, पुलिकट झील में दिखेंगी, चिल्का झील में दिखेंगी, वेम्बानाथ झील में दिखेंगी, अष्टमुदी झील में दिखेंगी। यहां पर कई नई प्रकार की विशेष प्रजातियां दिखेंगी। आर्थिक रीजन की बात करें तो जैसे अपन देखते हैं कि तटों में मछली पालन व मछली पकड़ने का उद्योग सबसे ज्यादा डेवलप होता है। दूसरी बात करेंगे तो जितना भी आयात निर्यात आपका होता है समुद्र के द्वारा, वो तटों के सहारे ही होता है। मतलब बंदरगाह का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तीसरा कारण क्या है, जैसे केरल के मालाबार तट में, ये जो मालाबार तट है केरल में, यहां पर पाई जाती है मोनोजाइट बालू, जो कि क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है नाभिकीय प्रक्रिया में। तो इस हिसाब से भी क्या है, ये तट इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हमने देखा, तट का इंपॉर्टेंस देखा, क्लियर। अब आइए अपन देखते हैं तटों का विभाजन। तो देखिए तटों को अपन 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक पश्चिमी तट और पूर्वी तट, ठीक है, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। पश्चिमी तट पर आपको प्रमुख 4 तट दिख रहे होंगे, कौन कौन से, एक काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। तो पश्चिमी तट पर कितने विभाजन अपन देखेंगे, 4 विभाजन। जबकि पूर्वी तट पर कितने विभाजन देखेंगे, कोरोमंडल तट, गोलकुंडा तट व उत्कल तट। तो कुल अपन कितने तट पढ़ेंगे दोस्तों, 7 प्रकार के तट पढ़ेंगे। 4 पश्चिमी तट के भाग होंगे व 3 पूर्वी तट के भाग होंगे। अब इनका विभाजन देख लेते हैं। तो आइए, सबसे पहला है अपना कौन सा, काठियावाड़ तट। तो दोस्तों
गुजरात का पूरा तट, या हम बात करें यहां पोरबंदर तट भी इसे बोलते हैं या काठियावाड़ तट भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये कहां से कहां तक विस्तृत है, तो यहां पोरबंदर से अपन लेंगे, ये इसको और डीप में ले जाएं तो अपन यहां से लेंगे, यहां पे आपकी कांडला बंदरगाह है, मुंद्रा बंदरगाह है, वहां से लेके आपका मुंबई तक, मतलब पूरा गुजरात और थोड़ा सा महाराष्ट्र कवर करता है, इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, काठियावाड़ तट। ठीक है, ध्यान रहेगा। फिर दूसरा आता है आपका कोंकण तट। दूसरा कौन सा आता है दोस्तों, कोंकण तट। महाराष्ट्र में मुंबई से लेकर गोवा तक कौन सा मिलेगा आपको, कोंकण तट मिलेगा। इस कोंकण तट को दो तरीके से अपन याद कर सकते हैं। यहां पर जो भाषा बोली जाती है वो क्या होगी, आपकी कोंकण भाषा क्षेत्र है, इसलिए इनको कोंकण तट बोलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंस है कोंकण रेलवे, क्योंकि पश्चिमी घाट से लगे हुए क्या जाती है आपकी, मुंबई से गोवा आपका कोंकण रेलवे जाता है। तो आपको तीनों चीजें ध्यान रखना है, कोंकण भाषा, कोंकण रेलवे और कोंकण तट, कहां से, मुंबई से लेके गोवा पणजी तक। इसके बाद तीसरा आता है कन्नड़ तट। गोवा से लेके मंगलौर, बेंगलोर नहीं दोस्तों, मंगलौर, कर्नाटक का एक शहर है समुद्र किनारे मंगलौर, तो गोवा से लेके मंगलौर तट के तट को अपन क्या बोलते हैं, कन्नड़ तट बोलते हैं, और यहां पर कन्नड़ भाषा वाले वो लोग रहते हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला है कौन सा, चौथा, मालाबार तट। मंगलौर से लेके कन्याकुमारी तक, मतलब संपूर्ण केरल का तट जो होगा क्या कहलाएगा, मालाबार तट कहलाएगा। आपका इतिहास में भी एक जगह मालाबार तट आता है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इतिहास में मालाबार तट किससे संबंधित है। दो चीजों से संबंधित है, एक मैं बता देता हूं आपको, एक बताना है। जब 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत पहुंचा था तो वह किस तट पर उतरा था, तो वह उतरा था दोस्तों मालाबार तट पर। और एक और हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट है, वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे बताएंगे। अब देखिए मालाबार तट से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो केरल में जितनी भी झीलें हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, कयाल झीलें बोलते हैं। ये फिजिकल जियोग्राफी का भाग आता है, कयाल झीलें क्या होती हैं, लैगून झीलें, कयाल झीलें। तो कयाल झीलें आपकी कहां हैं, केरल में स्थित हैं। तो जितनी भी कयाल झीलें हैं सब किसमें होंगी, मालाबार तट पर होंगी। ठीक है ना, अष्टमुदी, वेम्बानाद, ये झीलें किसमें होंगी, आपकी मालाबार तट में होंगी। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद अपन आते हैं कहां, पूर्वी तट पर। पूर्वी तट में अपन देखेंगे तीन भाग है। पहला, कन्याकुमारी से लेके कृष्णा नदी के मुहाने तक। दोस्तों कहां तक, कृष्णा नदी का मुहाना, मतलब इसमें अपने दो राज्य कवर होंगे, एक तमिलनाडु यहां से यहां तक कवर होगा और यहां से यहां तक आंध्र प्रदेश कवर होगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट, मतलब पुलिकर झील, इसके अलावा चेन्नई, इसके अलावा अपन एक द्वीप देखेंगे जिसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताएं, वैसे मैं उसका नाम बता देता हूं, श्रीहरिकोटा द्वीप। ये किस तट पर स्थित होंगे दोस्तों, तो ये कोरोमंडल तट पर स्थित होंगे। इसके अलावा एक नाम आपने सुना होगा, कोरोमंडल सीमेंट, उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके प्लांट यहीं चेन्नई के आसपास स्थित है और इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट, जिससे उसका नाम क्या बना, कोरोमंडल सीमेंट बना। ठीक है, तो कोरोमंडल तट कहां से कहां तक है, कन्याकुमारी से लेके कृष्णा नदी के मुहाने तक। इसके बाद अपन दूसरा देखते हैं, कृष्णा नदी के मुहाने से लेकर गोदावरी के मुहाने तक। छोटा भाग है, बहुत बड़ा नहीं है। इसको अपन क्या बोलते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं गोलकुंडा तट, या इसको अपन रॉयल सीमा तट भी बोलते हैं। अब गोलकुंडा दोस्तों इतिहास में भी आता है, अपन गोलकुंडा खदान भी पढ़ते हैं, गोलकुंडा राज्य भी पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो इतिहास में जब अपन जो गोलकुंडा वाला क्षेत्र अपन पढ़ते हैं, गोलकुंडा राज्य पढ़ते हैं, वो इस तट को यूज करते थे किसके लिए, व्यापार के लिए, इसलिए इसका नाम क्या बना, गोलकुंडा तट पड़ा, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, रॉयल सीमा तट। इसके बाद अपन आते हैं गोदावरी के मुहाने से लेकर पश्चिम बंगाल तक, है ना, जितना भी उधर का क्षेत्र बसता है उसे हम क्या बोलते हैं, उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट या कलिंग तट। कलिंग अपन मौर्य काल में भी पढ़ते हैं, अशोक ने कलिंग पर ही आक्रमण किया था, तो कलिंग राज्य कहां था आपका, उड़ीसा वाला राज्य था, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कलिंग तट बोलते हैं। उत्कल तट भी बोलते हैं और इसी को अपन क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार तट। तो टोटल कितने तट अपन पढ़ते हैं, 7 तट पढ़ते हैं। 4 अपने कहां आते हैं, पश्चिमी तट में, और 3 कहां आते हैं, पूर्वी तट में दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। कुछ किताबों में मैं आपको बता दूं कि ये काठियावाड़ तट नहीं दिया रहता, इसको अपन कोंकण तट में ही क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। अपन पढ़ते हैं
कि गुजरात से लेकर और कहां तक आपका गोवा तक ये क्या कहलाता है, कोंकण तट। जब इसको अपन और क्लेरिफाई करेंगे तो ये कोंकण तट का ही क्या आपको विभाजन मिलेगा, काठियावाड़ तट मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आप क्लियर रखिएगा। अब एक और चीज बता देता हूं, ये तट आपको अकेले एक टॉपिक के रूप में नहीं पढ़ने हैं, इन तटों के साथ हमें एक और टॉपिक इंक्लूड करना है, बंदरगाह व झीलें। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी तटों से सिंगल नहीं बनते हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये बंदरगाह किस तट पर है, ये झील किस तट पर है, ये शहर किस तट पर है। तो आपको एक ध्यान रखना है, अपन को एक डायग्राम बनाना है जिसपे अपन छोटी छोटी चीजें भी, जैसे ओखा, द्वारिका, मुंबई, मंगलौर, पणजी, जितने भी छोटे छोटे शहर या प्रमुख जगहें समुद्र के किनारे किनारे हैं, उनको अपन क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। पूरा गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक, जैसे कटक की बात करते हैं, कटक कहां है, उड़ीसा में है, समुद्र किनारे है तो अपन कटक लिख लेंगे। विशाखापट्टनम की बात करेंगे, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश है तो उसको लिख लेंगे। तो अपन ऐसे छोटे छोटे सारे शहर अपन क्या करेंगे, नोट करेंगे। उसके बाद उन शहरों को अपन तट के हिसाब से पढ़ेंगे, जैसे काठियावाड़ में कौन कौन सी प्रमुख चीजें आती हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन अगर पूछेगा कि काठियावाड़ में प्रमुख चीजें कौन कौन सी आती हैं, तो अपन क्या करेंगे, मैप उठाएंगे। अब मैपिंग उठाएंगे, जैसे ये है, अपन देखिए भारत का नक्शा अगर अपन देखें, अब अपन देखें काठियावाड़ तट यहाँ, तो अपन देखेंगे पोरबंदर भी दिखाई देगा दोस्तों, इस पे तो नहीं दिख रहा होगा, बड़े मैप पे देखेंगे तो आप देखेंगे पोरबंदर, फिर बेरावल, दमन दीव, भावनगर, ठीक है, ओखा, ये सारी चीजें, भरूच, सूरत, ये किस में दिखाई देगा, काठियावाड़ तट में दिखाई देगा। फिर अपन बात करेंगे कि भाई कन्नड़ तट में क्या क्या आएगा, ये सॉरी कोंकण तट में, तो अपन देखेंगे मुंबई के बाद अलीबाग, रत्नागिरी, ये किस में आएंगे, कोंकण तट में आएंगे। फिर कन्नड़ तट की बात करेंगे तो आप देखेंगे यहां से पणजी के बाद मारवा, गोवा, कारवार, उडुपी, ये किस में आएंगे, आपके कन्नड़ तट में आएंगे। मालाबार तट की बात करेंगे तो यहां पे अपन देखेंगे कि भैया कासरगोड आएगा, फिर देखेंगे अपन माहे आएगा, पुडुचेरी का जो एक द्वीप है। इसके बाद अपन देखेंगे कोझिकोड, जिसे हम कालीकट भी कहते हैं। इसके बाद देखेंगे एर्नाकुलम, अल्लापूजा, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, ये किस में आएंगे, मालाबार तट में आएंगे। तो अगले वीडियो में मैं खुद आपको बताऊंगा सारे मैपिंग के साथ कि कौन सी चीजें किस तट में आएंगी, तब आपका ये टॉपिक क्या होगा दोस्तों, कंप्लीट। तो बने रहिए हमारे साथ, और यदि चैनल पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों कंप्लीट जियोग्राफी में आपको पढ़ाऊंगा एक एक छोटे छोटे फैक्ट के साथ, तो शेयर करते रहे दोस्तों के साथ, ताकि घर बैठे वो भी सरलता से जानकारी प्राप्त कर सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।